सो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम एक बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लेकर के। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी कि सपोज़ करो हमने हमारे किसी सिस्टम को हीट दी है। अब वो हीट दो काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी को एक्सचेंज करती है और दूसरा सिस्टम पे वर्क डन करती है। हम सिस्टम को हीट देंगे, उससे सिस्टम के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वो भी इंक्रीज़ करेगी और कुछ वर्क डन होगा। सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क डन करेगा, यानी सिस्टम एक्सपेंड करेगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना। तो मैं हमारे टीचर्स ने जब हमको पढ़ाया ये, तो उस समय मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है। बट मेरे मन में हमेशा एक डाउट रहा था। वो डाउट ये रहा था कि वर्क डन जो होता है, मतलब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है हमारे 8th क्लास से, और ये पढ़ी कि वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और इसे हम जूल कहते हैं। बट वर्क डन तो मान लो कोई मास है, मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लॉक है ना। उस ब्लॉक को मैंने धक्का मारा, वो धक्का मार के यहाँ से यहाँ पर आ गया, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो उसको मैं निकाल सकता हूँ, मुझे पता है मैंने कितना फोर्स लगाया, मुझे पता है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो मैं वर्क डन पता कर सकता हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करके। बट क्यू, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम, देखो मैं कभी डी क्यू लिखूँगा कभी क्यू लिखूँगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना प्लीज़ कि अभी कभी क्यू लिख रहा है कभी डी क्यू लिख रहा है। वो मतलब आप समझ जाओ कि डी क्यू जो होता है ना, ये क्या है, डेल्टा क्यू है। डेल्टा क्यू को मैं कभी कभार क्यू लिख रहा हूँ, बस ये समझ जाओ आप, है ना। तो क्यू क्यू क्या है, हीट गिवन टू अ सिस्टम। अब इसको हम कभी भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, ना तो क्यू को और ना ही इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो क्यू है ना, उसका कभी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते, है ना। ये सब आप भी एग्री करेंगे। आप बताओ यार, आप किचन में जाओ, अपने गैस स्टोव को ऑन करो, आपको देखा कि जो हीट है वो फ्लो कर रही है ना, गैस स्टोव से। अब हीट में क्या है, पार्टिकल्स है। अब उन पार्टिकल्स में कितना मास है, उन पे कितना फोर्स लग रहा है, वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं, कभी आपने ऐसे कोई बातें करी है? नहीं करी ना आज तक, क्योंकि यार खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं और ये बात करना सही भी नहीं है। इतने सारे पार्टिकल्स हो रहे हैं, कोई किस डायरेक्शन जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन जा रहा है, सबका अपना अपना डायरेक्शन होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में गैस है, किचन में गैस होती है, हम गैस स्टोव को ऑन करते हैं, हीट निकलती है बाहर। अब वो जो हीट निकल रही है उसको आप उसका एफ डॉट एस आप नहीं निकाल सकते यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना ही सोच लो, आप थिंक करिए मेरी बात को, मैं जो कह रहा हूँ आप भी एग्री करेंगे कि जो क्यू होता है वो एफ डॉट एस के फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जाता, और ना ही ये जो इंटरनल एनर्जी ये भी कभी एक्सप्रेस नहीं रहती है। यानी कि म्यू और क्यू दोनों कभी भी एफ डॉट एस से एक्सप्लेन करे ही नहीं जा सकते। तो फिर हम देन हाउ वी कैन मेजर हीट फ्लोन इन जूल्स। यार मैं क्यू को एफ डॉट एस नहीं लिख सकता, मैं यू को भी एफ डॉट एस नहीं लिख सकता, तो फिर ये जो क्यू है हीट फ्लोन, इसको मैं जूल्स में कैसे मेजर कर सकता हूँ? हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बाय द हेल्प ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, दिस इज़ द आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस की हेल्प से मैं शो करूँगा कि हम डी क्यू और डी यू को कैसे जूल्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डी डब्ल्यू है ना, सबसे बड़ा काम है भाई इसमें, इसका सबसे बड़ा काम है। देखो कैसे,
अच्छा देखो, आप क्या जानते हो, देखो मैं एक बार, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक वो बनाया है सिस्टम, है ना। इसमें ये हमारे पास में गैस स्टोव है, आपका किचन का चूल्हा या किचन का जो कहते हैं हम इसे गैस स्टोव, है ना। इसमें से हीट निकल रही है, और यहाँ पे हमने रखा है कोई स्टील का या मान लो कुछ भी बर्तन रख दिया, ठीक है। तो हम बीकर को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, गैस स्टोव है, हीट दे रहा है। और हम सपोज़ करते हैं कि हमने बीकर में कुछ खाना वाना नहीं डाला अभी तक, हमने सिर्फ बीकर में केवल गैस भर रखी है, खाने की कोई बात नहीं कर रहे फ़िलहाल, अभी हाल फिलहाल। तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस भरी है ना। अच्छा, और ये क्या है, लिड, ढक्कन। हमारी जो वॉल्स है, ये जो वॉल्स है चारों ओर से, ये कैसी है, डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल का मतलब कि ये हीट को, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, और अच्छा मुझे बताओ, ये जो है पूरा, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो बच गया वो क्या है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। जो टेम्परेचर आउटसाइड का है वही टेम्परेचर इसका रहेगा, यानी कि सिस्टम का कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देखो, सो बात की एक बात, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक आइसोथर्मल केस को कंस्ट्रक्ट किया है। कौन सा केस हो, आइसोथर्मल केस को मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट किया है। लिड है, मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। सपोज़ करो कि, अच्छा अब मैं कुछ अजम्पशंस ले रहा हूँ, उस अजम्पशंस के बेस में मैं अपने आंसर को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहला मेरा अजम्पशन क्या है, वी अज्यूम दैट द गैस इज़ आइडियल बिकॉज, हम मान के चलते हैं हमारी गैस जो है वो आइडियल है। ऐसा क्यों मानना है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बट अगर मैं बात करता हूँ रियल गैसेस की, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैसेस डिपेंड्स बोथ ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर रियल गैस लूँगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी म्यू है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी। यानी कि जो मेरा म्यू होगा, जो मेरा म्यू होगा वो फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन होगा टेम्परेचर का भी और वॉल्यूम का भी, इन दोनों का फंक्शन होगा, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो गैस है वो एक आइडियल गैस है। इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैसेस डिपेंड्स बोथ ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो म्यू होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो हम मान के चलते हैं हमारी गैस कैसी आइडियल है, और आइडियल गैस का जो म्यू है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को हम चेंज कर नहीं रहे, इसका मतलब डी यू की वैल्यू हमारी जीरो होने वाली है आइसोथर्मल प्रोसेस में। फॉर आइडियल गैस म्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अब टेम्परेचर हमारा चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायथर्मिक वॉल है, और जब तक डायथर्मिक वॉल होगी तब तक अंदर का और बाहर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नो मैटर आप उसको कितनी भी हीट दे दो, आप हीट दोगे अंदर का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। हाँ, ये है कि जो लिड है वो ऊपर की ओर अपलिफ्ट होगी। क्यों अपलिफ्ट होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट गेन करेंगे गैस स्टोव से। अब जब वो हीट को गेन करेंगे तो वो उनका जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जो लिड है उस पर जो प्रेशर है वो राइज करेगा। लिड का असम्पशन ये होगा दैट ऑल द हीट गिवन बाय स्टोव इज एब्जॉर्ब बाय बीकर मॉलिक्यूल्स ओनली। जितनी भी हीट गैस स्टोव देगा वो सारी की सारी हीट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ नो लॉस ऑफ हीट, हमें ये मांगे चलना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी क्यू जो होता है वो डी डब्ल्यू के इक्वल होगा। डी यू ज़ीरो होता है, डी डब्ल्यू जूल, और जूल इंटरेक्शन पी डी वी। तो देखो, मैंने सिर्फ ये पता करा
कि जो मेरा कंटेनर है वो कितना ऊपर की ओर गया। मैंने हीट दी, उससे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, बट जो लिड थी वो ऊपर की ओर अपलिफ्ट हुई। तो कुछ वर्क डन हुआ। उस वर्क डन को मैंने इंटीग्रेशन पीडीवी से कैलकुलेट कर लिया, जो कि जूल में होता है। मैं आपको बता दूं एक बात, ये जो इंटीग्रेशन पीडीवी है ये एफ डॉट एस से ही डिराइव है। इंटीग्रेशन पीडीवी एफ डॉट एस से ही डिराइव है। वर्क डन, तो जो डी क्यू हो गया, जिसे हम एफ डॉट एस में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसका कितना जूल, उसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया एफ डॉट एस के विद द हेल्प ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो सपोज द स्टोव वॉज गिविंग हीट टू बीकर फॉर 5 मिनट्स। मान लीजिए जो हमारा एक गैस स्टोव है ये इस बीकर को 5 मिनट तक हीट सप्लाई करता है। ठीक है, मान लेते हैं। एंड वी गेट टू नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू 50 जूल्स। अब फ्रॉम आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में 5 मिनट तक गैस स्टोव को ऑन रखा और हमें पता पड़ा कि ये जो लिड राइज करेगी ऊपर, ये इतना राइज करी है कि जो वर्क डन है वो 50 जूल निकल रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट, हम क्या कहेंगे कि इसने कितनी हीट दी, इसने 50 जूल हीट दी। कैसे? क्योंकि जो लिड है ये 50 जूल ऊपर उठ गई, जो लिड उठी उसने 50 जूल का वर्क डन करा, और 50 जूल का जो वर्क डन हुआ उसमें जो हीट थी उसके अंदर 50 जूल की एनर्जी रही होगी। तो इस तरीके से हम जो डी क्यू, जिसको हम एफ डॉट एस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको भी हम जूल्स में कैलकुलेट कर लेते विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, मैं फटाफट से आपको दूसरे पॉइंट पे लेके आता हूँ। तो ये एक बार आप सपोज कर लीजिए ना कि हमने ये मेजरमेंट करी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी, यानी जो मॉलिक्यूल्स इंटरनल एनर्जी गेन करेंगे, इसको भी हम जूल्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस करा तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि 5 मिनट तक अगर मैं गैस स्टोव को ऑन रखता हूँ तो उससे कितना वर्क डन होता है? उससे 50 जूल का वर्क डन होता है। ये मुझे पता चल चुका। ठीक है, मैंने आइसोथर्मल एक्सपेरिमेंट करा, उससे मुझे सब कुछ पता चल गया। नाउ टेक आइसोकोरिक बीकर। नाउ अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस बीकर को हटाता हूँ, इसकी जगह पे एक दूसरा बीकर लेता हूँ आइसोकोरिक बीकर, मतलब एक ऐसा बीकर जिसकी वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। अभी लिड थी, मूवेबल थी, अब मैं इसको इमूवेबल करता हूँ, फिक्स करता हूँ लिड को, मूव ही नहीं करे, यानी कि इसका वॉल्यूम ही चेंज ना हो, है ना, इसका वॉल्यूम ही चेंज ना हो। नाउ टेक अ आइसोकोरिक बीकर नाउ एंड प्लेस ओवर द बर्नर फॉर 5 मिनट्स। ये वही बर्नर है, ये देखो मैं छोटा डायग्राम बना रखा है इधर आपके लिए। ये वही बर्नर है, वही बीकर है, बस अब इसको ऊपर से मैंने क्या कर दिया, पैक कर दिया है। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसा आना। अब ये जो हमारे पास में बर्नर है ये इसको हीट सप्लाई कर रहा है। जो केस था इसको मैंने कैसा बनाया, हम मान के चलते हैं कि अब मैंने गैस स्टोव को दोबारा से ऑन करा 5 मिनट के लिए, तो मुझे पता है अगर मैं 5 मिनट के लिए गैस स्टोव को ऑन रखता हूँ तो उससे 50 जूल एनर्जी निकलती है फ्रॉम द आइसोथर्मल प्रोसेस। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहा हूँ। तो अब मैं बर्नरों के 5 मिनट के लिए ऑन करूँगा, 5 मिनट के लिए करूँगा, तो जो डी क्यू की वैल्यू है वो 50 जूल होगी। हमें पता है, वी नो दिस, डी क्यू उसका डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। अरे वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो क्या है, घंटा वर्क डन होगा क्या यार, बताओ, नहीं होगा ना कोई वर्क डन। तो डी डब्ल्यू 0 है। अब जो डी क्यू होगा वो डी यू के इक्वल हो जाएगा। डी यू की वैल्यू 50 जूल है। क्यों 50 जूल है? अरे भाई, अरे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस से निकाल लिया कि अगर 5 मिनट तक गैस स्टोव ऑन रहेगा तो फिर जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो 50 जूल ही रहेगा। तो डी यू की वैल्यू कितनी आ गई? 50 जूल आ गई ना। तो आप सोचो, हमने सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस की हेल्प से हमने पहले डी डब्ल्यू पता करा, डी डब्ल्यू का हमने डी क्यू के इक्वल पता करा, फिर डी यू का हमने डी यू के इक्वल कर दिया। मतलब देखो यार, सी हाउ जस्ट बाय नोइंग डी डब्ल्यू
in one process. In isothermal process, we predicted the values of heat Q and internal energy mu in joules. मतलब dW की वैल्यू से हमने Q निकाल लिया, U निकाल लिया, वो भी जूल्स के अंदर। ये पता होने के बावजूद भी कि Q और म्यू दोनों ही F डॉट एस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। तो मतलब देखो यार कितना मतलब क्या दिमाग लगाया गया यार, ये जानने के बाद भी कि Q और म्यू दोनों F डॉट एस के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किए सकते, उसके बाद ही हमने Q और म्यू को जूल्स में कैलकुलेट कर लिया सिर्फ इस DW की हेल्प से। तो यार ये बहुतों को पता ही नहीं होता कि यार ये कैसे, सब कहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ये जूल है, ये जूल है, ये जूल है। अब ये जूल कितना जूल है सबको निकालना आता है। अब ये डी को जूल में कैसे आ गए, कैसे निकाला, किसी को पता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, कोई टीचर बताता ही नहीं कैसे क्या होता है। तो ये मेरे को एक आइडिया क्लिक हुआ कि